मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया नहीं चाहती थी कि कबीर उसे इस हालत में देखे। वो बोली नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ रही हूँ। उसने सोचा कि वो बहुत बुरी लग रही है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कोई और उसे ऐसे देखता तो फिर भी ठीक था, लेकिन कबीर को खुद को ऐसी हालत में देखने देना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली बात, वैसे भी जब वो कबीर के साथ खड़ी होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वो दोनों अलग ही दुनिया से हैं। और अब ये तो और भी बुरा था। अगर लोगों ने उसे ऐसी हालत में कबीर के साथ खड़े हुए देख लिया तो सब लोग उस पर हंसेंगे। उन लोगों को सच में यही लगेगा कि कबीर की किस्मत बहुत खराब है जो उसे उस जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी। श्रेया को भी ऐसा लगता था कि कबीर की किस्मत सच में खराब है। जरूर श्रेया के कबीर पर कुछ एहसान रहे होंगे जो इस जन्म में उसे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन कबीर बाहर से श्रेया को आवाज लगाता रहा। वो बोला जल्दी करो और दरवाजा खोलो वरना मैं लात मारकर ना इसे तोड़ दूंगा। श्रेया बोली नहीं नहीं, मैं सच में बहुत भद्दी लग रही हूँ। श्रेया ने देखा कि प्रेगनेंसी किट रेडी हो गई थी। उसने उसे उठाकर देखा तो ये देखकर कि श्रेया अभी भी बाहर नहीं आ रही है, कबीर गुस्से से बोला श्रेया क्या तुम ठीक हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कबीर बोला ठीक है तो तुम बाहर नहीं आ रही हो है ना, कोई बात नहीं। ये कहते हुए कबीर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। श्रेया बोली अच्छा ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ। श्रेया ने डरते डरते दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसने जल्दी से वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पीछे छुपा ली। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और वो जम गया। उसके बाद श्रेया को एकदम से अपने बालों के बारे में याद आया और उसने जल्दी से उन्हें अपने हाथों से छुपाने की कोशिश की। वो बोली मुझे देखना बंद करो, मैं बहुत बदसूरत हूँ। कबीर ने उसके हाथ नीचे कर दिए और बोला कोई बात नहीं, सब ठीक है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें हर हालत में देखा है, तुम्हारे बाल बस थोड़े से खराब हो गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और बोली लेकिन मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ, हमें कल बाहर जाना है, मुझे देखकर सब लोग डेफिनेटली हंसेंगे। मैंने तो ये तक कह दिया था कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी, लेकिन कल एरिक आने वाला है और मैं ऐसी भद्दी दिख रही हूँ। कबीर बोला श्रेया चाहे तुम बाहर से जैसी मर्जी दिखती हो, तुम फिर भी तुम हो। जो लोग तुम्हें जानते हैं वो अचानक से तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बालों के लिए नापसंद नहीं करेंगे। श्रेया बोली लेकिन कबीर बोला तुम्हारे एंटरटेनमेंट सर्कल में कितनी सारी खूबसूरत लेडीज हैं जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जितनी फेमस नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? श्रेया बोली क्योंकि वो लोग लकी नहीं है। कबीर बोला श्रेया लक एक वजह हो सकती है, लेकिन एक और वजह भी है। तुम्हारे लुक्स के अलावा तुम्हारे अंदर और भी कई सारी खूबियां हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। इसीलिए हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम इंसान तो वही हो, बस तुम्हारे बाल ही बदले हैं। श्रेया ने ये सुना और उसे तुरंत काफी बेहतर महसूस हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि कबीर ने कुछ ऐसा कह दिया था कि उसे बहुत अच्छा फील होने लगा, बल्कि इसलिए था क्योंकि कबीर ने कहा कि उसमें भी अपनी खूबियां थी। श्रेया को ऐसा लगा कि वो उसकी तारीफ कर रहा है, और तो और जब वो उसे इस तरीके से अच्छा फील करवाता था तो श्रेया को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी उसे कबीर के उसे अच्छा फील करवाने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती थी, वो बस उसके साथ होता था तो भी वो अपने आप खुश हो जाती थी। तभी श्रेया को ये रियलाइज हुआ कि उसने हाथ में जो पकड़ा हुआ था वो साफ साफ नजर आ रहा था। श्रेया घबरा गई और वो उसे फिर से छुपाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने पहले ही उसके हाथों में वो देख लिया था। उसने पूछा ये क्या है? श्रेया बोली कुछ नहीं। कबीर ने उसके हाथ से वो किट ले ली और बोला मुझे देखने दो। श्रेया का सच में मन कर रहा था कि वो किसी गड्ढे में कूद जाए। वो बोली बेवकूफ, मुझे ये वापस करो, इसमें देखने वाला कुछ नहीं है, ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट? कबीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला तुम? श्रेया ने उसके हाथ से ले लिया और बोली मैं बस चेक करना चाहती थी, लेकिन ये एक सिंगल लाइन है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कबीर ने ये सुना और वो भी थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन श्रेया को मुंह फुलाते हुए देखकर उसने वो किट उसके हाथ से ली और उसे साइड में फेंक दिया। उसने मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ देखा और पूछा क्या हुआ, क्या तुम निराश हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? कबीर ने श्रेया को बेड पर बिठा दिया। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और बोली मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, क्योंकि इस महीने तो मैं इसीलिए मैं घर पर ही ये टेस्ट करने आ गई थी। मैं बस एक बार टेस्ट करना चाहती थी, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि आज सच में मेरा दिन बहुत खराब है। कबीर हंस दिया और श्रेया का हाथ पकड़कर बोला कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि प्रेग्नेंट होना इतना आसान है? ये भी किस्मत की बात है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लोग डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ये कहते हुए कबीर उसके करीब आया और उसके कान में बोला अगले महीने हम डेफिनेटली ये कर लेंगे। श्रेया को शर्म आ गई और उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो ऐसे कह रहा था जैसे श्रेया बुरी तरह प्रेग्नेंट होना चाहती है। उसने तुरंत उसे साइड में कर दिया, लेकिन कबीर धीरे से हंस दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। श्रेया बोली कबीर छोड़ो मुझे, तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। कबीर बोला किसने कहा कि तुम बदसूरत लग रही हो, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। ये कहते हुए कबीर श्रेया को प्यार करने लगा। जब वो दोनों सो कर उठे तो कबीर बाहर चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है, श्रेया भी कुछ नहीं जानती थी। जब कबीर वापस आया तो वो श्रेया से बोला मैंने एक स्टाइलिस्ट को बुलाया है, इधर मेरे साथ बाहर आओ, ये स्टाइलिस्ट तुम्हें एक नया लुक देगा। श्रेया ने हैरान होकर पूछा क्या हमारी कंपनी में एक स्टाइलिस्ट भी है? कबीर बोला ऐसा कहा जाता है कि वो काफी बढ़िया है, एक बार जाकर देख लो। श्रेया ने पूछा इतना बढ़िया, उसका नाम क्या है? कबीर बोला एंडी क्लाइव। श्रेया बोली क्या, ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? श्रेया ने कुछ देर तक सोचा, फिर अचानक से उसे कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर उस इंसान का नाम सर्च किया और जो इंसान उसके सामने आया वो ये देखकर हैरान रह गई। वो एकदम से उछल पड़ी और कबीर को वो फोटो दिखाते हुए उसने पूछा हे क्या तुम मिस एंडी क्लाइव की बात कर रहे हो? कबीर ने उस फोटो की तरफ देखा और उसे ऐसा लग रहा था कि वो श्योर नहीं है।
श्रेया तुरंत बोली, ये सुपर मॉडल्स का मेकअप आर्टिस्ट है। ये पहले नीति शर्मा के साथ काम किया करता था। फेमस होने के बाद ये फॉरेन चला गया और उसके बाद ये सिर्फ पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक और हॉलीवुड के बड़े बड़े बिग शॉट्स के साथ ही काम करता है। कबीर ने पूछा, क्या सच में? मैंने बस अपने आदमियों से कहा था कि मुझे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। श्रेया खुश होकर बोली, हे भगवान, क्या मैं सच में एंडी क्लाइव से मिलने वाली हूँ? ओह माय गॉड। जब श्रेया बाहर आई तो उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था। एक हॉलीवुड का इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट उसे स्टाइल करने वाला था। इधर जब नवी वापस प्रेसिडेंट पैलेस पहुंची तो उसे घर से एक फोन आया। उन्हें नवी के पुराने स्कूल से एक इनविटेशन आया था। नवी पहले सीधे घर चली गई। उसकी माँ इस नए घर में काफी खुश थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। नवी का भाई समर भी घर पर ही था। उसने नवी की तरफ देखा और बोला, दीदी मैंने वो इन्विटेशन देखा, वो एक क्लास रियूनियन है और उन लोगों ने आपको इन्वाइट किया है। नवी बोली, हाँ छोड़ो ये सब, मैं जाना नहीं चाहती। समर ने पूछा, क्यों नहीं? नवी बोली, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ? समर बोला, आपको आपके क्लासमेट बुली किया करते थे ना, वो हमेशा आप पर धौंस जमाते थे। जाओ और उन्हें जाकर दिखा दो कि आप अब मैडम प्रेसिडेंट हो। इससे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगेगा और उन्हें करारा जवाब मिल जाएगा। नवी बोली, तुम अभी एक बच्चे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस सब के बारे में ना इतना नहीं सोचते। नवी ने चुपचाप वो इन्विटेशन रख लिया और उसने अभी भी कोई फैसला नहीं किया था। जब वो स्कूल में थी तो सच में उसके क्लासमेट्स उसे बहुत परेशान किया करते थे। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। इस वक्त उसकी फैमिली की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो टीचर भी उन साफ सुथरे और अच्छे दिखने वाले बच्चों के साथ अच्छे से पेश आती थी। जबकि उसके साथ नवी के पास उस वक्त अच्छे कपड़े नहीं होते थे और वो पुराने कपड़े पहनकर ही स्कूल जाती थी। वो उस वक्त भी बहुत मेहनत करती थी और उसके पास खुद को साफ सुथरा रखने का वक्त नहीं होता था, इसलिए टीचर्स को भी वो पसंद नहीं थी और उसके क्लासमेट्स को भी ऐसे बच्चे पसंद नहीं थे जो टीचर्स को पसंद ही ना हो। इसीलिए उस वक्त सब लोग उस पर बहुत धौंस जमाते थे। लेकिन अब उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े होने के बाद जब वो अपने पुराने क्लासमेट से फिर से मिली तो वो जब भी इस बारे में बात करते थे तो वो बस हंसकर बात टाल देती थी। नवी ने समर से कहा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ये फालतू की चीजों के बारे में मत सोचो, मैं वापस जा रही हूँ। समर बोला, चिंता मत करो दीदी, स्कूल में सब मुझे अब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है जितनी आपकी होती थी। अब मुझ पर कोई धौंस जमाने की हिम्मत भी नहीं करता। नवी बोली, तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समर बोला, चिंता मत करो दीदी, ये बस मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं डेफिनेटली पूरी मेहनत करूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। नवी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और सोचा कि आजकल के बच्चे भी ना। तभी नवी वहां से निकल गई और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात करने चली गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने कंपनी में पैर रखा किसी ने आवाज लगाई। नवी ने मुड़कर देखा, उसके पीछे एक दुबला सा लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। नवी हैरान रह गई और बोली, अजय। अजय नवी का क्लासमेट था। उस वक्त उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। वो स्कूल में काफी फेमस था और बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद भी करती थी। नवी को याद था कि उसे भी अजय बहुत पसंद था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्कूल में बहुत फेमस था या सारी लड़कियां उस पर मरती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में थे और उन दोनों ने एक ही हॉबी ग्रुप भी ज्वाइन किया था। उन दोनों को साथ में मिलकर एक रोबोट बनाना था। तभी से जिस तरीके से अजय उसे ट्रीट करता था नवी को वो बहुत पसंद था। लेकिन उस वक्त उसकी फीलिंग्स हवा के झोंके की तरह थी। एक बार चली गई तो चली गई। सब लोग ये जानते हैं कि किसी को पसंद करना है तो ऐसा ही होता है, सिर्फ एक इंसान के पसंद करने से कुछ नहीं होता। अजय मुस्कुराकर नवी के पास आया और बोला, ये सच में तुम हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। मुझे लगा था कि मैडम प्रेसिडेंट आमतौर पर घर के बाहर पैर नहीं रखती होंगी। नवी ने ये सुना और फिर हल्का सा मुस्कुराकर धीरे से बोली, मैं काम के सिलसिले में बाहर आई हूँ। मैं बस एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं अभी भी काम कर रही हूँ। मैं किसी आम औरत से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। हर्षवर्धन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि नवी अपना काम करना जारी रखना चाहती है। अगर मैडम प्रेसिडेंट अपना खुद काम करेंगी तो लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करेंगे। अजय ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नवी बोली, मैं यहाँ पर एक कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अजय ने जवाब दिया, हाँ ये मेरे डैड की कंपनी है। नवी बोली, ओह हाँ मैं भूल गई थी, तुम तो स्कूल टाइम से एक अमीर इंसान हो। अजय ने कहा, क्या अमीर इंसान? वो दोनों हंसने लगे और फिर वो नवी को ऊपर तक छोड़ने चला गया। उसने नवी से पूछा कि वो किसके साथ बात करने वाली है और क्या बात करने वाली है। उसने ऊपर जाते वक्त नवी की मदद की और फिर बोला, तो तुम श्रेया के साथ कोलैबोरेशन ढूंढने में मदद कर रही हो? बहुत बढ़िया, तो अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे बता देना। नवी बोली, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अजय ने कहा, इट्स ओके, हम पुराने दोस्त हैं, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर नवी बस मुस्कुरा दी और बस उसके अंदर चली गई। इस कोलैबोरेशन के बारे में वो लोग पहले से ही काफी बार डिस्कस कर चुके थे। आज ये फाइनल डिस्कशन थी। वो लोग बस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में बातचीत करने वाले थे और उसके बाद बस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी था। इसलिए वो मीटिंग भी बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब नवी बाहर आई तो अजय अभी भी उसका वेट कर रहा था। नवी को बाहर आता हुआ देखकर वो उसके पास गया और बोला, अरे हाँ, कुछ दिनों में क्लास रियूनियन भी होने वाला है, क्या तुम्हें इन्विटेशन मिल गया? नवी बोली, हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। उसने ये नहीं कहा कि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अजय बोला, तुम्हें जाना चाहिए, तुम बहुत वक्त से अपने क्लासमेट से नहीं मिली हो, सब लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अजय उसे बाहर तक छोड़ने आया। जब वो लोग बाहर आए तो नवी ने देखा कि प्रेसिडेंशियल गार्ड्स उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। अजय भी एक पल के लिए रुक गया और उसने बाहर उन लोगों की तरफ देखा। उसके बाद उसने नवी की तरफ देखा। नवी बोली, मैं चलती हूँ। अजय ने पूछा, तो ये लोग यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आए हैं? क्या ये लोग मिस्टर प्रेसिडेंट के? नवी बोली, हाँ। अजय ने उन गार्ड्स की तरफ देखा। नवी पहले से ही जल्दी से वहां से जा चुकी थी। गार्ड्स ने नवी के लिए कार का दरवाजा खोला और बेशक हर्षवर्धन अंदर बैठा हुआ था। उसने बाहर देखा, वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। नवी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर बोली, ये एक पुराना क्लासमेट है। उसे ये रियलाइज नहीं हुआ कि जब उसने इसके बारे में बात की थी तो वो थोड़ा अलग था।
हर्षवर्धन ने नवी की तरफ देखा और फिर उसके पीछे जो आदमी खड़ा था उसे और भी घूर कर देखा। आखिरकार नवी ने ये डिसाइड किया कि वो रात में क्लास रियूनियन के लिए जाएगी। वो जाने के लिए थोड़ा तैयार हो गई। हर्षवर्धन ने जल्दी से ये नोटिस कर लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? नवी बोली, वो मेरा क्लास रियूनियन है। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा। एक अटेंडेंट उसके बाल बनाने में उसकी मदद कर रही थी। उसने थोड़ा लाइट सा मेकअप कर लिया और जल्दी से वो तैयार हो गई। वो हर्षवर्धन से बोली, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नवी हैरान होकर बोली, क्या? इसकी जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन बोला, मुझे वापस घर जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारी रियूनियन में छोड़ दूंगा और फिर मैं घर चला जाऊंगा। नवी ने सोचा कि उसे बहुत परेशानी होगी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इनकार करने का मौका ही नहीं दिया और पहले से ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कह दिया। वो लोग सीधे पहले नवी के क्लास रियूनियन वाली जगह पर पहुंचे। वो एक हाई एंड होटल था। नवी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और उसे थैंक यू बोला। वो बोली, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स, मैं चलती हूँ। उसने उतरने के लिए गाड़ी से नीचे एक कदम रखा, लेकिन तभी हर्षवर्धन ने एकदम से उसे पीछे खींच लिया। नवी जम गई। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस नवी को किस करने वाला है। ये देखकर नवी एकदम हैरान थी। उसने उससे बचने की कोशिश की। हर्षवर्धन की नजरें और भी गहरी हो गईं। वो बोला, तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छूऊं? नवी पीछे मुड़कर बाहर देखते हुए बोली, नहीं, ये बात नहीं है। इस रियूनियन को अटेंड करने बहुत सारे लोग आए होंगे। वो लोग अभी यहाँ बाहर ही घूम रहे होंगे। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो? लेकिन नवी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा नहीं चाहती। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसने नवी को अपनी तरफ खींच लिया और फिर बिना उसके कुछ कहने का इंतजार किए उसने उसे सीधे किस कर लिया। नवी हर्षवर्धन की बाहों में थी। कार का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। इस वजह से नवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बहुत ही एक्साइटिंग था और डरावना भी और शर्मिंदगी भरा भी। हर्षवर्धन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी है। नवी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था और दूसरी तरफ हर्षवर्धन के एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो असल में हुआ ही नहीं। नवी जल्दी से बोली, मैं अंदर जा रही हूँ। उसके बाद उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और देखा कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। शुक्र है कि उसे कोई जाने पहचाने चेहरे नजर नहीं आए और उसके बाद वो जल्दी से अंदर चली गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। वो रियूनियन एक रिजर्व रूम में हो रहा था। नवी को अभी भी शर्म आ रही थी। अंदर जाने से पहले उसने देखा कि अजय बाहर ही था। नवी को देखकर अजय मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम आ गई, चलो अंदर चलते हैं, हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स आए हुए हैं। नवी के दिमाग में अभी भी घमासान मचा हुआ था। हर्षवर्धन ने अभी अभी सच में ऐसा किया था क्या? उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो उसे शर्मिंदा करना चाहता था? नवी अजय को देखकर मुस्कुरा दी और उसके साथ अंदर चली गई। उसके क्लासमेट्स अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। जब उन लोगों ने नवी और अजय को साथ में अंदर आते हुए देखा तो सबकी नजरें उन्हीं पर ही चली गई। नवी सच में इस रियूनियन में आई थी। वो लोग हैरान होकर बोले, वाओ, मैडम प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं। किसी और ने कहा, किसने सोचा था कि खुद मैडम प्रेसिडेंट आज यहाँ पर आकर इस महफिल की शोभा बढ़ाएंगी? कोई और बोली, या फिर ऐसा इसलिए है कि अजय इतना चार्मिंग है और उसने मैडम प्रेसिडेंट को यहाँ पर आने के लिए मना लिया है। सब लोग एक्साइटेड होकर उनके पास आ गए, जिससे नवी को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। अजय नवी के पास ही खड़ा था और उसकी तरफ से बोला, बस बहुत हो गया, चाहे ये मैडम प्रेसिडेंट हो या ना हो, आज हमारा क्लास रियूनियन है और आज सब लोग बस मजे करेंगे। ये देख कर कि अजय नवी को अपने साथ अंदर लेकर आ गया था, लेडीज को अंदर ही अंदर बहुत जलन हुई। अब जब नवी मैडम प्रेसिडेंट बन गई थी तो सच में सब कुछ कितना बदल गया था। यहाँ तक कि खुद अजय ने उसका स्वागत किया और उसकी तरफ से बोल भी रहा था। नवी सबके बीच में बैठी हुई थी और सब लोग उससे सवाल जवाब करने लगे। किसी ने पूछा, नवी, तो क्या तुम अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में रह रही हो? नवी ने कहा, हाँ। वो लड़की बोली, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम हर रोज मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ होती हो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कितने सारे लोग होते होंगे। एक और इंसान ने तुरंत कहा, और नहीं तो क्या प्रेसिडेंट की वाइफ को किसी चीज की कमी हो सकती है? नवी बोली, असल में ये इतना भी अलग नहीं है। वो लड़की काफी सुंदर थी। नवी जानती थी कि जब वो साथ में पढ़ा करते थे तो वो अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो सुंदर थी। उस वक्त जो बच्चे सुंदर होते थे और साफ सुथरे रहते थे वो बहुत प्यारे लगते थे। नवी जैसे बच्चे तो धूप में रह रहकर काले पड़ जाते थे, इसीलिए वो इतनी प्यारी नहीं लगती थी। उसने सुना था कि बाद में उस लड़की की बहुत अच्छे घर में शादी हो गई थी। उसने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी की और अब वो अच्छी खासी जिंदगी जी रही है। उसने नवी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? हम लोग एक दूसरे के काफी करीब बैठा करते थे। मैं अजय के साथ बैठा करती थी। नवी ने कहा, हाँ, मुझे याद है। सब लोगों ने नवी की तरफ देखा। उनमें से ज्यादातर लोगों को उससे जलन हो रही थी। उसके बाद किसी ने कहा, उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि तुम मैडम प्रेसिडेंट बन जाओगी। यहाँ तक कि मुझे याद है तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना? नवी बोली, हाँ। नवी ने अभी इस बारे में सोचा था। वो यही सोच रही थी कि अगर वो यहाँ पर आएगी तो शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग इस तरीके से सीधे सीधे सवाल पूछकर उसे परेशान करेंगे। उस लड़की ने अपने आसपास देखा। नवी अकेली आई थी और अपने साथ किसी को नहीं लाई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ नहीं आए? क्या बात है, चलो कोई नहीं, वो इतने इंपॉर्टेंट इंसान है, वो हमारे क्लास रियूनियन में क्यों ही आएंगे? लेकिन कम से कम वो तुम्हारे साथ किसी को तो भेज ही सकते थे। क्या मैडम प्रेसिडेंट का इस तरीके से एकदम अकेले आना थोड़ा अजीब नहीं है? नवी उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैंने बस एक आदमी से शादी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने मैडम प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ बहुत तगड़ा कर दिखाया। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो बेइज्जती भी नहीं होगी।
उस औरत की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसने नवी की तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया और वो बोली, ओ गॉड, तुम स्कूल में इतनी बात करना पसंद नहीं करती थी, मैडम प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम सच में बदल गई हो, अब तुम स्मार्ट हो गई हो। नवी बोली, हर्षवर्धन से शादी करने से पहले भी मैं काम कर रही थी, मैं स्मार्ट हूँ या नहीं इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैंने किससे शादी की है। नवी को हर्षवर्धन का नाम लेते देखकर सब लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें इसकी आदत नहीं थी कि कोई इस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुलाए। नवी को हक था कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुला सके, उसका पति था और वो जिस नाम से चाहे उस नाम से उसे बुला सकती थी। इसीलिए अगर उन्हें इस सब की आदत नहीं थी तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, ना कि नवी की। वो औरत अभी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पीछे से अजय बोला, बस बहुत हो गया, इस बारे में बहुत बातें हो गई, चलो खाना खाते हैं। नवी ने शुक्रगुजार होकर अजय की तरफ देखा। नवी हमेशा से ये जानती थी कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर कोई भी उसकी मदद करता था तो वो हमेशा उसे याद रखती थी। अजय भी बस मुस्कुरा दिया और उसने जल्दी से खाना तैयार करने के लिए कह दिया। सब लोग ये कह रहे थे कि आज के खाने के पैसे अजय पे करने वाला है। वो चाहता था कि सब लोग बढ़िया सा खाना खाएं, इसीलिए लोग ये सोचकर हैरान थे कि अजय सच में अभी भी काफी अमीर था। अजय नवी के पास बैठ गया और बोला, अमीर हूँ या नहीं, जरूरी बात यह है कि सब लोग बड़ी मुश्किल से ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। ये मेरी तरफ से सब लोगों के लिए एक ट्रीट है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा, तो इसमें कोई अमीरी वाली बात नहीं है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगे। कुछ लोगों ने नवी से उसका व्हाट्सएप नंबर भी मांगा और कुछ ने इंस्टाग्राम आईडी या कुछ जिससे वो उसके साथ कांटेक्ट में रह सके। उन लोगों ने साथ में ग्रुप फोटो ली और बचपन की बचकानी बातों के बारे में बातें करने लगे। कई सारे लोग खास तौर पर नवी से बोले, हम लोग स्कूल में तुम्हें कितना परेशान करते थे, उस वक्त हम लोग बच्चे थे और ना समझ भी। नवी बोली, कोई बात नहीं, मैं उसे बुली करना नहीं मानती। जब नवी ने काम करना शुरू किया था उस वक्त जिस तरीके की बेइज्जती उसे सहन करनी पड़ती थी उसे बुली करना कहा जाता था। जब वो लोग बच्चे थे तो उनमें से कुछ इमेच्योर थे और सब में बचपना था। इस बारे में सोचकर उसे गुस्सा आता था, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन इन बच्चों के मुकाबले कुछ टीचर्स जो हरकतें करते थे वो सच में बहुत परेशान करती थी। आखिरकार कभी कभी बच्चे इन चीजों को नहीं समझते, लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन टीचर्स ने नवी पर सच में बहुत धौंस जमाई थी, बल्कि उन्होंने ही ये सब कुछ शुरू किया था। नवी जानती थी कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और जो भी टीचर्स उसे मिले वो सभी बुरे थे। इसलिए स्कूल जाना उसके लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। खाना खा लेने के बाद नवी को वहाँ पर रुकने का और कोई मतलब नहीं लग रहा था और वो वहाँ से चले जाना चाहती थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुकना नहीं चाहती? सब लोग कैरियोके के लिए जाना चाहते हैं। नवी बोली, कोई बात नहीं, मुझे चलना चाहिए, मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए ना मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम लोग जाओ, हम फिर कभी मिलते हैं। अजय बोला, ठीक है, फिर दोबारा जब भी तुम कंपनी में आओ तो मुझे एक बार बता देना। उनके पीछे से किसी ने कहा, नवी तुम एक मैनेजर हो ना, क्या तुम सिंगर्स को भी मैनेज करती हो? तुम उन सिंगर्स को सारा दिन गाते हुए सुन सुनकर बोर हो गई होगी। नवी बस मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। जब वो वहां से चली गई तो उस लड़की ने अभी अभी ये बात कही थी। वो बोली, हाँ मैं जानती थी, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तुम्हें लगता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट से शादी कर लेने के बाद ये कमाल की इंसान बन जाएगी? मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितने ज्यादा ये लोग काबिल होते हैं उतने ही अंदर से ये कुछ और होते हैं। देखो कैसे ये अकेली यहाँ पर आ गई, ये कैसा स्टैंडर्ड है। साफ तौर पर मिस्टर प्रेसिडेंट इसे कोई घास नहीं डालते, वरना मैडम प्रेसिडेंट इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? मैडम प्रेसिडेंट के तो नखरे ही अलग होते हैं। किसी और लड़की ने कहा, हाँ मैं भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, उन्हें इसमें क्या पसंद आ गया? किसी और ने कहा, अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए एक आम लड़की नहीं चाहिए होती तो असल में उन्हें खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। किसी और ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, ये एक मॉडर्न एज की सिंड्रेला है, मैं इस सबको नहीं मानती। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। व्हाट्सएप पर उसे एक मैसेज किया। उसने कहा कि वो उन लोगों की बातों को दिल पर ना ले। नवी खिड़की के पास बैठी थी और उसने उसे जवाब में लिखा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। उसके बाद उसने अपना फोन वहीं पर छोड़ दिया। उसने हर्षवर्धन को आते हुए देखा और जल्दी से उठकर बोली, मैं नहाने जा रही हूँ। हर्षवर्धन ने अपना सिर हिला दिया। वो अपने कपड़े ही चेंज कर रहा था कि तभी उसने फोन बजने की आवाज सुनी। अभी अभी जब वो अंदर आया था तो उसने ये नोटिस कर लिया था कि नवी किसी से फोन पर चैटिंग कर रही है। उस वक्त फोन पर वो नाम देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वो तुरंत उसकी तरफ चला गया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से फोन पर अजय की आवाज सुनी। वो बोला, नवी आज उन लोगों ने हद पार कर दी थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया और वो कुछ नहीं कर पाए। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। अजय ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम सच में नाराज हो? तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन सब लोगों को बस तुमसे जलन हो रही थी, सच में। अभी भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। अजय आगे बोला, नवी वो असल में। हर्षवर्धन ने जवाब दिया और कहा, नवी यहाँ पर नहीं है। अजय भौचक्का रह गया। हर्षवर्धन आगे बोला, वो वॉशरूम में है, मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। अजय बहुत देर तक एकदम चुप रहा और फिर बोला, थैंक यू। उसके बाद उसने जल्दी से फोन रख दिया। अभी अभी फोन पर जिसने जवाब दिया था, क्या वो मिस्टर प्रेसिडेंट थे? जब नवी बाहर आई तो उसने देखा कि हर्षवर्धन के हाथ में उसका फोन था। उसने पूछा, क्या किसी का फोन आया था? हर्षवर्धन बोला, हाँ किसी अजय नाम के इंसान का फोन आया था। नवी जल्दी से हर्षवर्धन के पास आई और बोली, वो मेरा क्लासमेट है। वो यही सोच रही थी कि क्या उसने उसकी जगह फोन उठाया होगा, लेकिन जैसे ही नवी ने अपना फोन लिया हर्षवर्धन ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। नवी ने एकदम से उसे अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने कसकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और पूछा, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? नवी बोली, मैं। इतने में हर्षवर्धन ने उसे किस कर लिया। वो दोनों बेड पर चले गए। उस रात नवी के लिए वो सच में एक सजा जैसा ही था। अगले दिन एरिक के इंडिया पहुंचने की खबर सब जगह फैल चुकी थी।
ऐसा नहीं था कि एरिक पहली बार इंडिया आ रहा था, लेकिन पहली बार उसकी विजिट इतनी हाई प्रोफाइल थी, इसलिए ये न्यूज तुरंत ही बहुत ही जरूरी बन गई थी। कई सारे अमीर लोग इस जाने माने करोड़पति से मिलना चाहते थे। काव्या ने भी अपनी फैमिली को इस बारे में बता दिया था। वो लोग गेस्ट बनकर कपूर फैमिली के एक बंगले में आने वाले थे और उन्हीं के साथ काव्या भी वहां पर जाने वाली थी। एंट्रेंस पर गार्ड्स ने काव्या को रोक दिया। काव्या को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसे किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। कपूर फैमिली के गार्ड्स की तरफ देखते हुए वो चिढ़ गई और बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मेरे पेट में कपूर फैमिली का बच्चा है? सीरियसली, मैं कबीर के घर पर रह रही हूँ तो ऑब्वियसली वो भी ये बात मानता है, और तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? वो गार्ड बोला, सॉरी लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। काव्या की माँ भी हैरान होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ इस तरीके से पेश आ रहे हो? तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मैं सीधे उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। काव्या ने कबीर की जान बचाकर उस पर एहसान किया है। क्या तुम लोग अपनी भलाई करने वालों के साथ ऐसा सलूक करते हो? काव्या को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। काव्या की माँ ने जल्दी से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं काव्या, तुम गुस्सा मत करो, इस वक्त तुम्हारा बच्चा ज्यादा जरूरी है। गुस्सा करना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। कबीर कहाँ है? तुम इतने वक्त से कबीर के साथ रह रही हो, क्या तुमने अभी तक उससे बात नहीं की? यहाँ तक कि वो तुम्हें अंदर आने से भी रोक रहा है। काव्या बोली, मॉम आप बस देखते जाओ, आज वो श्रेया यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। काव्या को ये सब नाइंसाफी लग रही थी। वो चाहती थी कि कबीर उसे जी भर के देखे, लेकिन कबीर ने तो उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। वो दोनों एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन अजनबियों की तरह। वो कभी अपने स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आता था, और अगर आता था तो हमेशा उस श्रेया के साथ होता था। कबीर का घर बहुत बड़ा था और वो दोनों हमेशा से एक ऐसी जगह ढूंढ ही लेते थे जहाँ सिर्फ वो दोनों रहें। काव्या की माँ ने पूछा, क्या सच में? क्या ऐसा हो सकता है कि आज वो ना आए? काव्या की आंखों में एक जीत की खुशी थी और वो बोली, बेशक, मैंने कल उसे देखा था और वो बहुत ही घिनौनी लग रही थी। यहाँ पर आकर वो बस सब लोगों को डरा देगी, बल्कि बढ़िया होगा अगर वो आज यहाँ पर आ जाए। अच्छा होगा अगर सब लोग उसके इस घिनौने रूप को देखें और उस पर हंसे। काव्या उससे नफरत करती थी। बड़े दुख की बात थी कि वो उसका चेहरा नहीं खराब कर पाई। वो लोग बस उसके बाल ही बिगाड़ सकते थे। काव्या की माँ ने एक फैन निकाल लिया और खुद पर हवा करने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर वो इसी तरीके से वहाँ पर खड़े रहे और गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो इस वक्त मजाक उनका बन जाएगा। ठीक उसी वक्त किसी ने अचानक से कहा, मिस काव्या। काव्या ने मुड़कर देखा तो वो कबीर की बुआ निमृत थी। काव्या ने जल्दी से कहा, आंटी हेलो, कैसी हैं आप? निमृत ने उन माँ बेटी को अंदर आने दिया। ये देख करके काव्या का पेट अभी भी कम ही था। उन्होंने पूछा, तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रही हो? काव्या ने कहा कि मैं बहुत वक्त से घर पर ही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती थी। अरे हाँ, क्या कबीर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है? निमृत बोली, नहीं, वो एयरपोर्ट पर होगा, वो खुद एरिक को लेने वहाँ पर गया है। काव्या बोली, ठीक है। निमृत ने काव्या की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि ये इतने वक्त से कबीर के साथ रह रही है, लेकिन अभी तक ये कुछ कर क्यों नहीं पाई? यहाँ तक कि ये इस बंगले के अंदर तक नहीं आ पा रही है। ऐसा लग रहा था कि ये सच में इतनी काबिल नहीं है, लेकिन निमृत ने उन्हें अंदर आने दिया था। काव्या इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। निमृत बस मुस्कुराकर बोली, तुम बस अपने बच्चे का ध्यान रखो, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम सब एक ही फैमिली होंगे। निमृत काव्या की मदद नहीं करना चाहती थी, ना ही वो उसे खास पसंद करती थी, ना ही उसके दिल में इस बच्चे के लिए कोई खास प्यार था। लेकिन अगर कबीर को एक बच्चा चाहिए था तो उसका एक बच्चा होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी थी कि निमृत को ये पसंद नहीं था कि कपूर फैमिली की बागडोर मिसेस कविता के हाथ में है, और इसलिए वो उनके खिलाफ जाना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि एक बार इस बच्चे का जन्म हो जाने पर वो क्या कर लेगी। एक बार काव्या को अंदर ले आने के बाद निमृत वहाँ से चली गई। काव्या और उसकी माँ ने आसपास देखा और तुरंत उन्हें बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आ गए। मिसेस आहूजा ने कहा, यहाँ पर काफी जान पहचान के लोग हैं। काव्या बोली, बेशक, आज जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उन सबका कपूर फैमिली के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। आज ये बंगला पब्लिक के लिए ओपन है और शायद कुछ लोग अंदर आ गए होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो कपूर फैमिली से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मिसेस आहूजा बोली, चलो चलकर बैठ जाओ, वहाँ तुम्हारे आराम करने के लिए जगह है, तुम्हें इस हालत में ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। वो जल्दी से काव्या को लेकर उस तरफ जाने लगी। उस एरिया में कुछ लड़कियां बैठकर आपस में बातें कर रही थी। वो इस बारे में बात कर रही थी कि शायद आज उन्हें वरुण जैन भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ